हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही झकास चल रही होगी। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान का कौन सा सेट नंबर 1 देखेंगे 2023 का। 2024 का हम सारा सेट करा चुके हैं, ठीक है। 2024 का हम सारा सेट करा चुके हैं, यानी कि सातों सेट इसमें का करा चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को पीडीएफ लेना है तो 7460012763 पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक ना, पीडीएफ के लिए। और हाँ, लाइव हमसे बात करना है तो संडे को आप लोग लाइव आ सकते हैं, संडे को, ठीक है। संडे को लाइव आइए, ठीक है। संडे को हम लाइव आते हैं और अब से आएंगे संडे को लाइव, और संडे को कितने बजे से 8 या 8:30 बजे के बीच में आएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कौन सा सेट कराना है हमें, 2023 का सेट कराना है, वो भी कौन सा सेट नंबर 1 कराना है, ठीक है। ये देखिए 2023 का सेट, अगर आप लोगों को पीडीएफ देखिए 2023 और 24 का पीडीएफ मिल जाएगा सिर्फ 40 रुपये में। इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है। सात सात सेट का सॉल्यूशन रहेगा। और देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 के ये ख तक हो चुका है। स्वप्रभाविता क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। अब हमको देखना है प्रश्न नंबर ग, डीएनए की द्विकुंडली संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाना है। तो नामांकित चित्र बना लीजिएगा आप लोग, जैसे इस प्रकार से बनता है, ठीक है। द्विकुंडली का नामांकित चित्र इस प्रकार से बनता है। आप इस प्रकार से ये चित्र बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें ADGAC लिख दीजिएगा और मतलब उसके क्षारक के नाम लिख दीजिए। चित्र आप लोग बना लेंगे, हमें पूरा आशा है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 का घ, अनुलेखन से आप क्या समझते हैं, विवरण दीजिए। अनुलेखन से आप क्या समझते हैं, क्या करना है आपको, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर देखिए अनुलेखन डीएनए अणुओं के ATG से, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन इसका नाम होता है, ठीक है। अनुक्रम में उपस्थित प्रोटीन संश्लेषण के, ये जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन होते हैं ना, ये क्या होते हैं, डीएनए के क्षारक होते हैं। जो कि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तो होता है लेकिन थाइमिन नहीं होता, उसकी जगह पर क्या होता है, यूरेसिल होता है, ठीक है। और इसमें यूरेसिल की जगह पर क्या होता है, थाइमिन होता है। बस ये चेंजिंग होता है डीएनए में और आरएनए में। अब देखिए यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण के संदेश का AUGC अनुक्रम में रूपांतरण अनुलेखन कहलाता है। यहाँ पर क्या कहा है कि डीएनए अणुओं के ATGC अनुक्रम में उपस्थित प्रोटीन संश्लेषण के संदेश का AUGC यानी कि ये आरएनए के क्षारक में बदल गया, ठीक ना। यहाँ पर देखिए टी था, यहाँ पर क्या हो गया, यू हो गया, यानी कि यहाँ पर थाइमिन था आपका, यहाँ पर क्या होगा, यूरेसिल हो गया, ठीक है। तो इसी के मतलब प्रोटीन संश्लेषण के संदेश का AUGC अनुक्रम के में रूपांतरण अनुलेखन कहलाता है, ठीक है। बस इसी में क्या हो जाता है, रूपांतरण यानी कि बदल जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। यह क्रिया विशेष प्रकार के एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होती है। यह क्रिया क्या होती है, विशेष प्रकार के एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होती है, जिन्हें डीएनए निर्देशित RNA पॉलीमरेज या RNA पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, डीएनए निर्देशित कहते हैं, या फिर आरएनए पॉलीमरेज, या फिर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। उसके बाद अनुलेखन की प्रक्रिया कोशिका के केंद्रक में कोशिका चक्र की अंतरावस्था की G1 तथा G2 उप अवस्थाओं में होती है। अनुलेखन की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं का पूरा होना जरूरी है। कौन कौन सी आवश्यकताएं, देखिए यहाँ पर ए, ये क्या है, RNA पॉलीमरेज एंजाइम व इससे जुड़ा विशिष्ट सिग्मा कारक। दूसरा है डीएनए सांचा जिसका अनुलेखन होना है। तीसरा है 4 प्रकार यानी कि ATP, GTP, UTP व CTP के राइबोन्यूक्लियोटाइड ये भी होना चाहिए। चौथा है इसमें धातु आयन मतलब जैसे देखिए यहाँ पर Mg+2 चार्ज, ये जो चार्ज है ये चार्ज होना चाहिए, ठीक है। धातु आयन का मतलब ये है कि उस पर चार्ज लगा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए Mg+2 चार्ज लगा हुआ है, ठीक है, आयन के रूप में होना चाहिए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 आते हैं। प्रश्न नंबर 5 का कह रहा है कि भ्रूणपोष क्या है। भ्रूणपोष क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया व कार्य बताएं, ठीक है। इसके विकास की प्रक्रिया व कार्य बताएं। देखिए यहाँ पर भ्रूणपोष पुष्पी पादपों में द्विनिषेचन के समय नर युक्त तथा ध्रुवी केंद्रक के संलयन से त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, जो बाद में त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक के रूप में विकसित होता है, ठीक है। क्या होता है, ऊतक के रूप में क्या होता है, विकसित होता है।
यह विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। यह क्या करता है, भ्रूण को क्या करता है, विकासशील जो भ्रूण होते हैं, जो विकास मतलब जो विकास के लिए तैयार हो रहे होते हैं, उनको क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। उसके बाद देखिए भ्रूणपोष का विकास, भ्रूणपोष का विकास निषेचन पूर्व ही हो जाता है, ठीक है। अतः यह अगुणित होता है। निषेचन के पहले ही भ्रूणपोष का विकास हो जाता है, अतः यह क्या होता है, अगुणित होता है। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर कार्य, कार्य क्या है इसमें, देखिए इसमें भोज्य पदार्थ पाया जाता है, ठीक ना। इसमें क्या पाया जाता है, भोज्य पदार्थ पाया जाता है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ये क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, पोषक प्रदान करता है, ठीक है। दूसरी पॉइंट है, ये बीज अंकुरण के समय भोजन प्रदान करती है। ये जब अंकुरण हो रहा होता है बीजों का, तभी क्या करता है, यह भोजन प्रदान करता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर ख है, स्त्री जनन तंत्र का आरेखी नामांकित चित्र बनाइए, ठीक ना। स्त्री जनन तंत्र का आपको आरेखी जनन तंत्र बनाना है, आरेखी नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। आप लोग इसको बना लीजिएगा। स्त्री जनन तंत्र का क्या बनाना है, आरेखी नामांकित चित्र बनाना है। ये चित्र उत्र वाला हम नहीं बनाए, ठीक है। उसके बाद हम खाली आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं और चित्र आप लोग को बनाना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 5 का ग है, लिंग संलग्न वंशागति को परिभाषित कीजिए, हीमोफीलिया और वर्णांधता के माध्यम से इसे समझाइए। देखिए लिंग संलग्न, लिंग संलग्न लक्षणों या विशेषकों का जनक से संतानों में संचरण लिंग संलग्न वंशागति कहलाता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पिता को कोई लिंग संलग्न लक्षण है तो वो बेटे को भी होगा, ठीक है, बेटे को होगा, ठीक ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग संलग्न वंशागति लक्षण कहलाता है। उसके बाद देखिए हीमोफीलिया, जैसे आपके एग्जाम्पल में हम समझाएं हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर वाहक स्त्री है, ठीक ना। वाहक स्त्री यानी कि यह पूरा तरीके से यह लक्षण में नहीं है, थोड़ा सा है, मतलब इसका जो एक गुणसूत्र है वो क्या है, लक्षित है, और दूसरा गुणसूत्र से बचा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वाहक स्त्री बोलेंगे, ठीक है। ये पूरा तरीके से क्या है, मतलब रोगी नहीं है। और यहाँ पर देखिए सामान्य पुरुष, इसमें कोई भी रोग नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक गुणसूत्र यहाँ पर ले लिए, एक गुणसूत्र जो कि यहाँ पर ले लिए, जो कि क्या है, लक्षित है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इसमें इस गुणसूत्र में कुछ विकार है। और यहाँ पर देखिए एक्स गुणसूत्र, यहाँ पर वाई गुणसूत्र, दोनों को अलग अलग कर लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक गुणसूत्र एक्स मतलब एक गुणसूत्र महिला का लेंगे, यहाँ पर एक गुणसूत्र ये वाला लिए, और एक गुणसूत्र सामान्य पुरुष का लेंगे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, सामान्य पुत्री बनेगी, क्या बनेगी, सामान्य पुत्री। यहाँ पर देखिए एक गुणसूत्र जो लिए हैं, ये देखिए इस पर कोई भी विकार नहीं है, यानी कि ये सामान्य है, और ये भी क्या है, सामान्य है। तो ये सामान्य पुत्री बनेगी, ठीक ना। तो इससे क्या बनेगा, एक सामान्य पुत्री का निर्माण होगा। और यहाँ पर देखिए इसका एक्स गुणसूत्र है और ये सामान्य है, और इसका वाई गुणसूत्र ये भी सामान्य है। तो ये दोनों सामान्य है, तो ये सामान्य पुत्र बनेगा। एक्स वाई का मतलब पुत्र होता है, ठीक है। एक्स वाई मतलब पुरुष में होता है, एक्स एक्स क्या होता है, ये स्त्री में होता है। तो यहाँ पर सामान्य पुत्र बनेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक एक्स यानी कि ये देखिए क्या है, एक्स एच लगा है, तो यहाँ पर देखिए हीमोफीलिया से ग्रसित है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स है और एक एक्स इससे लिए, ये सामान्य वाला एक्स है, और एक एक्स यहाँ पर जो है ग्रसित वाला है। तो ये क्या बन गया आपका, एक्स एक्स एच, यानी कि ये आपका ग्रसित वाला है। तो यहाँ पर एक्स एक्स है तो एक्स एक्स रहेगा। अगर एक ही पर है तो वाहक स्त्री बनेगी। जब दोनों पर होगा, यहाँ पर दोनों पर ये आएगा, मतलब ये लक्षण जो है दोनों एक्स पर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, रोगी हो जाएगी, ठीक है। वाहक स्त्री नहीं रहेगी, रोगी हो जाएगी। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए एक एक्स ये वाला है और ये वाई वाला है, ये सामान्य है और ये क्या है, एक ग्रसित है। तो ये भी वाहक पुत्री बनेगी, ठीक है। ये भी ये वाहक पुत्र बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स है वाई है, तो एक्स वाई है, तो ये पुत्र बनेगा, ठीक है। तो ये पुत्र बनेगा, और यहाँ पर एक्स एक्स है तो वाहक पुत्री बनेगी। उसके बाद देखिए वर्णांधता में एक एग्जाम्पल है, वर्णांधता में सामान्य स्त्री है, वर्णांध पुरुष है, ठीक ना। सामान्य स्त्री है, यहाँ पर देखिए सामान्य, ये स्त्री में कोई भी रोग नहीं है, और यहाँ पर देखिए वर्णांध पुरुष में एक रोग है, ये वाला जो एक्स है ये रोगी है, ठीक है। यानी कि ये रोग से ग्रसित मतलब ये गुणसूत्र है। यहाँ पर देखिए दोनों को अलग अलग कर लीजिए, एक्स एक्स को अलग अलग कर लिए, एक्स वाई को अलग अलग कर लिए। उसके बाद देखिए ये एक्स एक एक्स लिए, यहाँ पर ये एक्स लिए, ठीक है। जो ये ग्रसित एक्स है, एक एक्स इससे मिल गया, तो यहाँ पर एक्स एक्स मिला, और एक एक्स क्या है, ग्रसित है। तो ये क्या हो जाएगा, तभी ये क्या हो जाएगा, ग्रसित होगा, ठीक ना। यानी कि वाहक पुत्री बनेगी। फिर एक एक्स लेंगे, फिर और यहाँ पर क्या लेंगे, इसके साथ ये एक्स है, फिर इसके साथ एक वाई लेंगे, ठीक है।
ये वाला एक्स, ठीक ना। तो एक्स एक्स यानी कि एक ग्रसित है, तो दोनों क्या होगी, ये वाहक होंगी, ठीक ना। ये वाहक पुत्री पैदा होगी, ठीक है। यानी कि ग्रसित रहेंगी लेकिन पूरा तरीके से ग्रसित नहीं रहेंगी, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक वाई है, एक्स और वाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक एक एक्स फिर ये वाई दोनों सामान्य है, तो ये सामान्य, सभी पुत्र क्या होंगे, सामान्य होंगे, ठीक ना। क्योंकि क्योंकि दोनों पर कोई भी रोग नहीं है, तो ये क्या होंगे, समान पुत्र बनेंगे, पैदा होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 का घ आता है, पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए। पीसीआर, पीसीआर क्या होता है देखिए, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक ना। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, पीसीआर को पॉलीमरेज चैन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। पीसीआर लक्षण डीएनए से शीघ्रता पूर्वक पुंज पुंज निर्माण की विधि है, ठीक ना। जो पीसीआर है डीएनए से शीघ्रता पूर्वक पुंज निर्माण की विधि है, जिसके द्वारा लक्षित डीएनए की शीघ्रता से अनेक प्रतिलिपियां बनाई जा सकती हैं। इस विधि द्वारा एकल डीएनए अणु नमूने का दीर्घीकरण किया जा सकता है। इस तकनीकी को सन 1985 में कैरी मुलिस ने खोजा था, जिनके लिए उन्हें सन 1993 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक ना। इससे क्या किया जाता है देखिए, ये देखिए, जिसके द्वारा लक्षित डीएनए की शीघ्रता से अनेक प्रतिलिपियां बनाई, इसके द्वारा हम लोग अनेक प्रतिलिपियां बना सकते हैं, यानी कि क्या कर सकते हैं, कॉपी उसकी बना सकते हैं, ठीक है, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें पीसीआर के चरण क्या है, विकृतीकरण में साधारणतया डीएनए द्विरज्जुक सह एंजाइम हेलिकेज से पृथक किया जाता है, लेकिन पीसीआर में डीएनए रज्जुकों को 2 मिनट के लिए 94 से 96 डिग्री सेल्सियस तक ताप देकर पृथक किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, 94 से 96 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, यानी कि इसको डिग्री इतना सेल्सियस गर्म किया जाता है, और इसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है, ठीक है। पीसीआर के इस प्रथम चरण में हाइड्रोजन बंधों को तोड़ा जाता है, ठीक है। इस जो प्रथम चरण, ये आपका पीसीआर का जो प्रथम चरण है, इस चरण में क्या किया जाता है, हाइड्रोजन बंध को इसमें तोड़ा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 का क। प्रश्न नंबर 6 का क क्या है, मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए। 2024 में आया, 23 में आया, 22 में भी आया है। देखिए, जब विपरीत लक्षण लंबा व बौना पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, जबकि अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जब विपरीत लक्षण लंबा व बौना पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो क्या करता है, जो प्रभावी लक्षण वाला पौधा होता है, वह उसमें का जो जीन होता है, वह क्या करता है, अपना लक्षण क्या है, प्रदर्शित करता है। जबकि जो अप्रभावी लक्षण होता है, वह अपना लक्षण, वो वाला जीन, वो क्या करता है, अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता। जैसे यहाँ पर देखिए शुद्ध लंबा पौधा लिया गया, यहाँ पर शुद्ध बौना पौधा लिया, कैपिटल टी है, और यहाँ पर स्मॉल टी है, तो ये क्या है, शुद्ध बौना पौधा है, और ये शुद्ध लंबा पौधा है, कैपिटल टी। अब देखिए एक कैपिटल टी लिया गया, एक स्मॉल टी लिया गया, एक इसका जीन है, एक इसका जीन, तो दोनों का क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, जब यहाँ पर कैपिटल टी रहेगा तो इसमें लंबा पौधा का निर्माण होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, लंबे पौधे का निर्माण होगा, तो ये F1 पीढ़ी हो गई, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 6 का ख कह रहा है कि बहुजीनी वंशागति से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। उपयुक्त उदाहरण सहित क्या करना है, समझाना है। बहुत सारे जीन मिलकर एक लक्षण प्रारूप का नियंत्रण करते हैं। ऐसे लक्षणों की वंशागति जिनका नियंत्रण अनेक जीन के द्वारा होता है, उसे हम लोग बहुजीनी वंशागति कहते हैं, ठीक ना। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए बस वही लिख देना है, बहुजीनी मतलब बहुत जीनों के द्वारा जिसकी रक्षा की जाए, ठीक ना, नियंत्रण किया जाए, उसी को हम लोग बोलेंगे बहुजीनी वंशागति। तो यहाँ बहुत सारे जीन मिलकर एक लक्षण यानी कि एक लक्षण प्रारूप का नियंत्रण करते हैं। ऐसे लक्षणों की वंशागति जिनका नियंत्रण अनेक जीन के द्वारा होता है,
उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुजीनी वंशागति कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, मनुष्यों में त्वचा का रंग, मनुष्यों में त्वचा का रंग क्या एक वंशागति है, ठीक है, बहुजीनी वंशागति है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 का ग है। प्रश्न नंबर 6 का ग क्या कर रहा है, कह रहा है कि आनुवंशिक कूट की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहला देखिए, पहले इसको हम पॉइंट पॉइंट में लिखे हैं। तो पहली पॉइंट है, आनुवंशिक कूट त्रिक होता है। जो आनुवंशिक कूट होता है वह त्रिक होता है, यानी कि त्रिक, त्रिक का मतलब 3 होता है, ठीक ना। आनुवंशिक कूट क्या होता है, त्रिक होता है। दूसरी पॉइंट है, आनुवंशिक कूट असंदिग्धता दर्शाता है, अर्थात एक विशिष्ट प्रकूट एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है, यानी कि ये इसका जो कोड होता है ये एक ही अमीनो अम्ल को क्या करेगा, कोड करेगा। एक जो विशिष्ट प्रकूट होगा वो एक ही अमीनो अम्ल को क्या करेगा, कोड करता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी पॉइंट है, आनुवंशिक कूट अन अतिव्यापी होता है, ठीक ना। क्या होता है, अन अतिव्यापी होता है, व्यापी नहीं होता है। क्या होता है, अन अतिव्यापी होता है, अर्थात प्रकूट के एक ही अक्षर का उपयोग दो विभिन्न प्रकूटों में नहीं किया जा सकता है। ये जो कूट होते हैं आनुवंशिक कूट, इनमें ये क्या होता है, अनतिव्यापी होता है, और इनके जो प्रकूट होते हैं उनके एक ही अक्षर का उपयोग जो है 2 या 3 बार नहीं कर सकते, एक ही बार किया जा सकता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए चौथी पॉइंट है, आनुवंशिक प्रकूट कोड की खोज नीरे क्या है, नीरेनबर्ग एवं मैथाई ने की थी। किसने की थी इसकी खोज, आनुवंशिक प्रकूट कोड की खोज किसने की थी, नीरेनबर्ग एवं मैथाई ने की थी, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन था आपका प्रश्न नंबर 6 का ग। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 6 का घ। देखिए प्रश्न नंबर 6 का घ क्या कर रहा है, टाइफाइड व न्यूमोनिया के रोगजनक कौन है, अनेक लक्षण लिखिए, ठीक ना। इसके अनेक लक्षण भी लिखना है, ठीक ना। इसके जनक कौन है ये भी लिखना है। देखिए टाइफाइड, पहले टाइफाइड रोगजनक के लक्षण, रोगजनक कौन है, तो यहाँ पर देखिए साल्मोनेला टाइफी जीवाणु होता है। कौन होता है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु, इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। टाइफाइड रोग के रोगजनक कौन है, तो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु है। इसका लक्षण देखिए, रोगी के बदन तथा सिर में दर्द रहता है, ठीक ना। 101 फ़ारेनहाइट तक बुखार भी रहता है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। 101 से कम नहीं होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लक्षण क्या है, रोगी के बदन तथा सिर में दर्द रहता है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, बुखार रहता है। उसके बाद देखिए न्यूमोनिया में क्या होता है, न्यूमोनिया, इसका रोगजनक कौन है, तो स्ट्रेप्टोकोकस कौन है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु है, ठीक ना। न्यूमोनिया के रोगजनक का नाम है कौन, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु है। लक्षण इसका देखिए, अचानक शरीर का ठंडा होना, छाती में दर्द होना, जुकाम होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये इसके लक्षण है। कौन से, देखिए न्यूमोनिया के लक्षण क्या है, अचानक क्या होना, शरीर का ठंडा होना, ठीक है, छाती में दर्द होना, जुकाम होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ठीक है। ये क्या है, निमोनिया के लक्षण है। टाइफाइड के लक्षण, रोगी के बदन तथा सिर में दर्द, 101 डिग्री से ऊपर बुखार भी हो सकता है, ठीक है। तो बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाना न भूलें, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़कर जाइए वीडियो में। और देखिए अगर आप लोगों को लाइव जुड़ना है, मेरे साथ बातचीत करना है, तो संडे को 8 बजे आ जाइए, सुबह में 8 बजे, ठीक है। संडे को लाइव आऊँगा और आप लोग बातचीत कर सकते हैं। जो भी आप लोग की दिक्कतें हैं, जिस पर भी वीडियो बनाना है, मैं आपको आपकी बात को रखूँगा वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर आपका मतलब हर काम किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो।